हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अभिक्रिया का वेग, या इसे हम अभिक्रिया के दर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे, और यदि आप अच्छे से इसको याद कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि भैया बार बार ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, या आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि अभिक्रिया का वेग होता क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, या इसे हम अभिक्रिया के दर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा समझते हैं कि अभिक्रिया का वेग का परिभाषा क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में हमें सबसे पहले इसका परिभाषा ही लिखना होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले परिभाषा को यदि आपको याद करना है तो यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा समझाया जाएगा इसको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे हम एक अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 2 पदार्थ लिया ए और बी, ठीक है। जब ए और बी आपस में मिलते हैं, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है सी और डी मान लेते हैं पदार्थ बनता है। मतलब ए और बी आपस में जब मिलते हैं तो सी और डी बनाते हैं। तो हम इतना बेसिक बात जानते हैं कि जो अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ होते हैं इसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो प्रोडक्ट मतलब जो बनता है अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप जान गए, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट इसे कहते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें ये आप बेसिक है, इतना बात जानते होंगे, ये सभी हमने 11th में भी पढ़ाई कर लिया है। तो इतना बात जानते हैं कि जैसे अभिक्रिया, कोई भी ये एक अभिक्रिया है, तो कोई भी अभिक्रिया यदि अग्रिम दिशा में चलती है मतलब आगे की दिशा में चलती है, ठीक है, तो वहाँ पर अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की जो सांद्रता होती है, या हम इसकी मात्रा भी कह सकते हैं, घटता है। और जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता घटता है वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता जो होती है, सांद्रता वो बढ़ता है। थोड़ा हम डेप्थ में कोई भी टॉपिक पे डेप्थ में बात करते हैं, जिससे आपको डेफिनेशन जब समझाया जाए तो हमेशा के लिए याद हो जाए, इसलिए ध्यान से समझिएगा। डेफिनेशन तो यूं ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि वास्तव में अभिक्रिया का वेग का मतलब क्या होता है। तो हमने क्या बताया कि एक अभिक्रिया है, इसे हम अभिकारक कहते हैं, इसे हम उत्पाद कहते हैं। और जब कोई भी अभिक्रिया आगे की दिशा में चलती है मतलब अभिक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले अभिकारक की जो मात्रा होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है, या हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की जो अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वो घटने लगती है। अब जैसे जैसे सांद्रता घटेगी अभिकार जो उत्पाद होगा उसकी सांद्रता बढ़ेगा। इतनी बात आप समझ गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो हम इसका परिभाषा बहुत तरीके से कर सकते हैं। सबसे आसान तरीके से हम कैसे कहेंगे, हम कह देंगे कि एकांक समय में, ध्यान से सुनिएगा, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता जितनी बढ़ती है मतलब जितनी घटती है, सॉरी ये घट रहा है ना, तो एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता जितनी घटती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा, यहाँ पे जानते हैं अभिकारक की सांद्रता घट रही है, तो जब भी एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता जितनी घटती है उसे ही हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। या हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक समय में उत्पाद की सांद्रता जितनी बढ़ती है उसे अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। देख रहे हैं ना, 2 तरीके से डेफिनेशन बोल दिए हमने। या तो इसको आपने कम कर दिया जाए, मतलब एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में जितनी कमी होती है उसे हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। या तो हम ये कह दें, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक समय में उत्पाद की सांद्रता में जितनी वृद्धि होती है उसे हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो जो आप समझे रहेंगे तो आप कभी भी डेफिनेशन को कर लेंगे, जो भी परिभाषा होता है उसको अच्छे से आप कर सकते हैं। अब 2 हमने परिभाषा बता दिया।
परंतु हम इन दोनों को मिलाकर एक परिभाषा बना सकते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, यही आपको एग्जाम में लिखना है। आप ऐसे कहेंगे कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब हमने क्या कहा, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को, परिवर्तन का मतलब कि घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो हम परिभाषा यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम क्या लिख रहे हैं, हम लिखेंगे एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, सांद्रता या मात्रा भी आप कह सकते हैं, में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। या अभिक्रिया का दर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। आप समझ रहे होंगे कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके संबंध में एक फॉर्मूला होता है जो आपके लिए न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, अभिक्रिया का दर को याद रखेंगे, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है कि अभिक्रिया का दर या वेग भी हम कह सकते हैं, अभिक्रिया का दर या वेग बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। अब बटे क्या होता है, बटे होता है परिवर्तन होने में, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होने में लगा समय। तो हम लिख सकते हैं परिवर्तन होने में लगा समय। तो ये आपका हो गया, ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से इसको बॉर्डर कर दे रहा हूँ जिससे आपको ये फॉर्मूला आपको याद रहे। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया के वेग को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को हम डेल C लिख सकते हैं और डेल T लिख सकते हैं। ये हम शॉर्ट फॉर्म में ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, जहाँ क्या है, डेल C है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और डेल T क्या है, परिवर्तन होने में लगा समय, और R तो आप जानते हैं अभिक्रिया का वेग है। अब इसमें एक और चीज़ आ जाता है जो है कि इसका मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया अभिक्रिया का वेग या दर का मात्रक क्या होता है। तो इसका याद रखेंगे, मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस बात को आपको याद रखेंगे, ये पहला मात्रक, या इसको हम सेकेंड में समय के लिए हैं या चाहे तो मिनट में भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सेकेंड ना देकर आपसे ऐसे भी लिख दिया जाएगा मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। तो ये दोनों होता है, केवल सेकेंड के जगह पर हमने मिनट इनवर्स लिखा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चेंज हुआ है केवल। तो आशा करते हैं कि ये जो मात्रक है ये भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।
अदरवाइज मैं यही आपको कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी कंटेंट होंगे, जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी होगी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कराई जाएगी। तो आप बेहतरीन तरीके से आप चैनल से खुशी दिल से आप जुड़िएगा चैनल से। और दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दे देंगे, तो उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ से बेसिक पढ़ाई कीजिए। फिजिक्स का हम बेसिक टू हाई पढ़ाई करा रहे हैं और जो केमिस्ट्री में समय ना होने के कारण केवल चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जा रहा है जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो ऐसे हम चल रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।